हेलो फ्रेंड्स, किताबी कास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रूल्स, जीवित रहने और काम, घर और स्कूल में बेहतर सोचने के 12 सिद्धांत बाय डॉक्टर जॉन मेडिना बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, उसके साथ कोई यूजर मैनुअल क्यों नहीं आता? हम फ़ोन चलाना सीख लेते हैं, वाहन चलाना सीख लेते हैं, यहाँ तक कि एक नया मिक्सर ग्राइंडर भी मैनुअल देखकर इस्तेमाल करते हैं, पर अपने दिमाग को सही तरीके से चलाना क्यों नहीं सीखते? हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, हम तनाव में रहते हैं और हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कमी आप में नहीं, बल्कि उन तरीकों में है जिनसे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? क्या हो अगर आपको अपने दिमाग को चलाने के वो 12 गुप्त नियम पता चल जाए जो विज्ञान ने खोज निकाले हैं? ये नियम आपकी सीखने की शक्ति को, आपकी याददाश्त को और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। आज हम उसी खजाने को खोलने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के शानदार सफर पर चलने के लिए, क्योंकि ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय नंबर 1। अस्तित्व का नियम। हमारा दिमाग आज भी एक शिकारी की तरह सोचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑफिस की एक लंबी और उबाऊ बैठक में आपका मन क्यों बेचैन हो जाता है? क्यों आपका शरीर कुर्सी पर बैठे बैठे थक जाता है और आपका दिमाग झरोके से बाहर देखने लगता है? इसका जवाब हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की जिंदगी में छिपा है। जरा कल्पना कीजिए, आप आज से 50,000 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हैं। आपके आसपास कोई आलीशान ऑफिस नहीं है, कोई आरामदायक सोफा नहीं है, बल्कि ऊंची ऊंची घास, घने वृक्ष और जंगली जानवरों की आवाजें हैं। आपकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, जिंदा रहना। आपको हर पल चौकन्ना रहना होता है। कहीं कोई शेर तो नहीं छिपा है? खाने के लिए अगला शिकार कहाँ मिलेगा? मौसम कैसा रहेगा? आपका दिमाग उस माहौल में जिंदा रहने के लिए बना था, न कि आज की चार दीवारी वाली जिंदगी के लिए। डॉक्टर जॉन मेडिना इसी को पहला ब्रेन रूल कहते हैं, सर्वाइवल यानी अस्तित्व का नियम। हमारा दिमाग आज भी उसी शिकारी का दिमाग है। इसे लगातार बदलते हुए माहौल और खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारे पूर्वज दिन में 10 से 20 किलोमीटर तक चलते थे। वे लगातार शारीरिक मेहनत करते थे। उनका दिमाग हर पल नई जानकारी को प्रोसेस कर रहा था। हर आवाज, हर गंध, हर परछाई का मतलब निकाल रहा था। यही वजह है कि जब हम आज एक स्थान पर घंटों तक बैठे रहते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर विद्रोह करने लगते हैं। हमारा दिमाग बोरियत महसूस करता है, क्योंकि उसे वो चुनौतियां नहीं मिल रही हैं जिनके लिए वो बना है। उसे लगता है कि कुछ समस्या है। यही कारण है कि हम एक स्थान पर टिक कर काम नहीं कर पाते। हमारा ध्यान बार बार भटकता है। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपके दिमाग की बनावट है। हमारा दिमाग सिंबॉलिक रीजनिंग यानी तार्किक सोच में भी माहिर है। हम ये समझ सकते हैं कि एक विशाल परछाई का मतलब एक विशाल जानवर हो सकता है जो शायद खतरनाक हो। ये क्षमता हमें भविष्य के बारे में सोचने और योजना बनाने में मदद करती है। हमने कहानियां बनाना सीखा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखा, ताकि हम विशाल और खतरनाक जानवरों का शिकार कर सकें। ये सब हमारे दिमाग के विकास का हिस्सा था। तो आज की दुनिया में हम इस नियम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये समझिए कि आपका शरीर और दिमाग एक दूसरे से संबंधित है। जब आपका शरीर हरकत करता है, तो आपका दिमाग भी तेजी से काम करता है। इसलिए अगर आप किसी मुश्किल समस्या पर काम कर रहे हैं, तो कुर्सी पर बैठे रहने के बजाय कुछ देर टहलने निकल जाइए। आप हैरान रह जाएंगे कि चलते-चलते आपके दिमाग में कितने नए आइडिया आते हैं। हमारे स्कूल और ऑफिस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, जो हमारे दिमाग के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम बच्चों को घंटों तक एक ही डेस्क पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो हर चीज ध्यान से सीखेंगे। ये असंभव है। अगर हम कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि शामिल करें या ऑफिस बैठकों को वॉकिंग मीटिंग्स में परिवर्तित कर दें, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपका ध्यान भटके, तो खुद को दोष मत दीजिएगा। बस याद रखिएगा कि आपका शिकारी दिमाग आपको कह रहा है कि उठो, चलो और दुनिया को देखो। लेकिन इस शिकारी दिमाग को आज की दुनिया में तेज और शक्तिशाली बनाने का एक बहुत ही आसान और जादुई तरीका है, जिसे हम में से ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसे एक बोझ समझते हैं। वो क्या है? वो कौन सी एक आदत है जो आपके दिमाग की उम्र बेहतर कर सकती है और उसे अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचा सकती है? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 2, व्यायाम का नियम, दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक।
पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारा दिमाग हजारों साल पुराना एक शिकारी का दिमाग है, जिसे चलने फिरने और एक्टिव रहने के लिए बनाया गया था। हमने एक सवाल बाकी रखा था कि इस दिमाग को तेज और शक्तिशाली बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब है व्यायाम, यानी एक्सरसाइज। जी हाँ, वही एक्सरसाइज जिसे हम अक्सर कल पर टाल देते हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि व्यायाम हमारे दिमाग के लिए किसी मिरेकल ग्रो या जादुई खाद की तरह काम करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में खून का बहाव तेज हो जाता है। ये बढ़ा हुआ खून हमारे दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है, जो दिमाग का मुख्य ईंधन है। सोचिए, जैसे एक वाहन को चलने के लिए अच्छे पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। व्यायाम ठीक यही काम करता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना, तो हमारा शरीर एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। आप इसे दिमाग का टॉनिक समझ सकते हैं। ये प्रोटीन हमारे मौजूदा न्यूरॉन्स को मजबूत करता है और नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। ये हमारे दिमाग के कनेक्शन को मजबूत बनाता है, जिससे हमारी सीखने की क्षमता और याददाश्त दोनों बेहतर होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, समस्या को सुलझाने की काबिलियत और रचनात्मकता उन लोगों से कहीं ज्यादा होती है जो दिन भर बैठे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने स्टडीज में पाया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज भी आपके सोचने समझने की शक्ति में अहम बदलाव ला सकती है। ये किसी जादू से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो जिम जाना होगा, महंगे इक्विपमेंट खरीदने होंगे। बिल्कुल नहीं। आपको बस अपने दिल की धड़कन को तेज करना है। आप तेज चल सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको कुछ पसीना आए। बस इतना ही काफ़ी है आपके दिमाग को वो बूस्ट देने के लिए जिसकी उसे ज़रूरत है। सोचकर देखिए, हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे, शिकार करते थे और शारीरिक रूप से एक्टिव रहते थे। उनका दिमाग इसी लाइफस्टाइल के लिए बना था। आज जब हम दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो हम अपने दिमाग को भूखा रख रहे हैं। हम उसे वो चीज़ नहीं दे रहे जो उसे सबसे ज़्यादा चाहिए, और वो है मूवमेंट। व्यायाम न केवल हमारी सोचने की शक्ति को बेहतर करता है, बल्कि ये तनाव और डिप्रेशन को भी कम करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमारे मूड को अच्छा करता है और हमें खुश महसूस कराता है। तो अगली बार जब आप काम के बोझ से तनाव में हों तो कॉफ़ी का कप उठाने के बजाय 10 मिनट के लिए एक तेज़ वॉक पर निकल जाइए। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। तो अब आप जान गए हैं कि दिमाग को तेज करने का राज जिम में नहीं, बल्कि आपके जूतों में छिपा है। बस उन्हें पहनिए और निकल चलिए। लेकिन सोचिए, आपने दिन भर बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, अपने दिमाग को पूरा चार्ज कर लिया, पर रात में आपने एक ऐसी गलती कर दी जिसने आपकी दिन भर की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आपका दिमाग सीखी हुई चीज़ों को याद नहीं रख सकता और अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो सकता। वो कौन सी गलती है जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों के प्रदर्शन को गिरा देती है? इसका राज छिपा है हमारे अगले नियम में। अध्याय नंबर 3, नींद का नियम, दिमाग का सुपरचार्जर। तो आपने व्यायाम करके अपने दिमाग को दिन भर के लिए तैयार कर लिया, लेकिन रात में क्या होता है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो देर रात तक काम करते हैं या वेब सीरीज देखते हैं और सोचते हैं कि नींद तो बस समय की बर्बादी है? अगर हाँ, तो आप अपने दिमाग के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। हमारा तीसरा ब्रेन रूल कहता है, नींद अच्छी तो सोच अच्छी। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि नींद हमारे दिमाग के लिए एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। ये वो समय है जब आपका दिमाग दिन भर की थकान मिटाता है और खुद को अगले दिन के लिए रीसेट करता है। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा दिमाग बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है। ज़रा सोचिए, दिन भर में आप कितनी नई चीज़ें सीखते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी जानकारी अपने दिमाग में डालते हैं। ये सब जानकारी आपके दिमाग में एक अस्थायी स्टोरेज यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जमा हो जाती है। रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। वो इस सारी जानकारी को छांटता है, ज़रूरी चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी की अलमारी में सहेज कर रखता है और गैर ज़रूरी चीज़ों को बाहर फेंक देता है। इसी प्रक्रिया को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और आप अगले दिन वो सब कुछ भूल जाते हैं जो आपने इतने मन से सीखा था। यही वजह है कि परीक्षा से एक रात पहले पूरी रात जागकर अध्ययन करना सबसे बड़ी गलती है। आप शायद सब कुछ पढ़ लें, लेकिन आपका दिमाग उसे याद नहीं रख पाएगा। इसके अलावा नींद का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है।
हमारे दिमाग में दिन भर काम करने से कुछ जहरीले टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम यानी दिमागी सफाई सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इन सभी जहरीले पदार्थों को दिमाग से बाहर निकाल देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात में शहर के रास्तों की सफाई होती है। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो ये कचरा आपके दिमाग में जमा होता रहेगा, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी और आप थका हुआ महसूस करेंगे। नींद की कमी का सीधा असर आपके ध्यान, तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता पर होता है। एक स्टडी में पाया गया कि लगातार कुछ दिनों तक सिर्फ 6 घंटे की नींद लेना वैसा ही है जैसे आप नशे में हो। आपका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, आप सही फैसले नहीं ले पाते और गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको कितनी नींद की जरूरत है? ज्यादातर वयस्कों को रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दोपहर में 20 से 30 मिनट की एक छोटी झपकी भी आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकती है और आपके प्रदर्शन को बेहतर कर सकती है। तो अपनी नींद को प्राथमिकता बनाइए। ये समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए एक जरूरी निवेश है। एक अच्छी रात की नींद आपके दिन को शानदार बना सकती है। लेकिन तब क्या हो जब आप सोना तो चाहते हैं, बिस्तर पर लेटे भी हैं, पर आपका दिमाग है कि शांत ही नहीं हो रहा। आपके मन में हजारों ख्याल चल रहे हैं। एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके से हमारी नींद उड़ा देता है और हमारे दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। वो क्या है? वो कौन सी भावना है जो हमारी सीखने की क्षमता को लगभग खत्म कर सकती है? इसका पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, तनाव का नियम। तनावग्रस्त दिमाग ठीक से नहीं सीखता। हमने नींद की अहमियत को समझा, लेकिन वो कौन सा अदृश्य दुश्मन है जो हमारी नींद और हमारे दिमाग दोनों पर हमला करता है? दोस्तों, वो दुश्मन है तनाव यानी स्ट्रेस। हमारा चौथा ब्रेन रूल हमें चेतावनी देता है कि तनाव में हमारा दिमाग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर तरह का तनाव बुरा नहीं होता। कुछ तनाव, जैसे किसी परीक्षा या प्रेजेंटेशन से पहले होने वाली घबराहट, असल में अच्छा होता है। ये हमें फोकस करने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा शरीर एड्रेनलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है जो हमें अलर्ट कर देता है। ये वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किसी शेर को देखकर भागने के लिए तैयार हो जाते थे। ये कुछ ही मिनटों का तनाव होता है और खतरा टलते ही हमारा शरीर वापस सामान्य हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये तनाव कुछ मिनटों का नहीं, बल्कि महीनों या सालों तक बना रहता है। इसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। ऑफिस का टारगेट पूरा करने का दबाव, रिश्तों में अनबन या पैसों की चिंता। ये वो तनाव है जो एक ऐसे शेर की तरह है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन लगातार बनाता रहता है। कॉर्टिसोल की अधिक मात्रा हमारे दिमाग के लिए जहर की तरह काम करती है। ये हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता का केंद्र है। कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स को नष्ट कर सकता है और नए न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है, हम नई चीजें सीख नहीं पाते और हमारा ध्यान भी भटकने लगता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से हम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। तो इस क्रॉनिक स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि तनाव का सबसे मुख्य कारण है कंट्रोल का ना होना। जब हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हम सबसे ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। घर में या ऑफिस में अगर हमें अपनी जिंदगी पर कुछ भी नियंत्रण महसूस होता है, तो हमारा तनाव का स्तर काफी कम हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों में कंट्रोल वापस लाने की कोशिश करें। अपने दिन को प्लान करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। इससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। इसके अलावा अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। दोस्तों और परिवार से बात करना, अपनी परेशानियां साझा करना तनाव को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। व्यायाम और अच्छी नींद भी तनाव से संघर्ष करने में हमारी मदद करते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में जाना। तो अपने दिमाग को इस साइलेंट किलर से बचाइए। तनाव को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है, क्या आप जानते हैं कि एक ही जैसी तनावपूर्ण स्थिति में आपका और आपके किसी दोस्त का दिमाग बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग तनाव में बिखर जाते हैं और कुछ लोग और भी मजबूत हो जाते हैं?
इसका जवाब इस सच्चाई में छिपा है कि दुनिया में किन्हीं की दो इंसानों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। क्यों, जानेंगे हमारी अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, वायरिंग का नियम। हर दिमाग अपने आप में अनोखा है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि तनाव हमारे दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाता है, पर हमने यह भी सवाल उठाया कि एक ही स्थिति में दो लोगों का दिमाग अलग-अलग प्रतिक्रिया क्यों देता है। इसका सीधा सा जवाब हमारे 5वें ब्रेन रूल में है, जो कहता है कि हर दिमाग की वायरिंग अलग होती है। आप और हम सब के दिमाग की बनावट मोटे तौर पर एक जैसी है, लेकिन जिस तरह से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हैं, वह बिल्कुल अलग है। ये वायरिंग हमारी डीएनए से तो प्रभावित होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह हमारी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देता है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना या नई भाषा, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। जितनी बार आप उस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, वो कनेक्शंस उतने ही मजबूत होते जाते हैं। ये बिल्कुल एक जंगल में पगडंडी बनाने जैसा है। पहली बार जब आप घास से गुजरते हैं तो कोई रास्ता नहीं बनता, लेकिन जब आप बार बार उसी रास्ते से जाते हैं तो एक पक्की पगडंडी बन जाती है। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके रिश्ते, सब कुछ आपके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसी वजह से हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही फिल्म देखकर आपको और आपके दोस्त को अलग अलग बातें पसंद आ सकती हैं। एक ही समस्या का समाधान आपके और आपके सहकर्मी के दिमाग में अलग अलग आ सकता है। ये विभिन्नता ही इंसानियत की खूबसूरती है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम और कॉरपोरेट वर्ल्ड में हम इस सच्चाई को अक्सर भूल जाते हैं। हम एक साइज सभी को फिट होगा वाले तरीके से काम करते हैं। हम सभी बच्चों को एक ही तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं और एक ही तरह के टेस्ट से उनकी काबिलियत को आंकते हैं। हम ऑफिस में सभी कर्मचारियों को एक ही ट्रेनिंग देते हैं और उनसे एक जैसे नतीजों की उम्मीद करते हैं। यह हमारे दिमाग की बनावट के खिलाफ है। हमें यह समझने की जरूरत है कि लोग अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कुछ लोग पढ़कर बेहतर सीखते हैं, कुछ सुनकर और कुछ करके। अगर हम लोगों को उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और सीखने के तरीके के अनुसार अवसर दें, तो वे कमाल कर सकते हैं। तो इस नियम से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले खुद की दूसरों से तुलना करना बंद करें। आपका दिमाग अनोखा है, आपकी क्षमताएं अनोखी हैं। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर काम करें। दूसरा, जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हों, चाहे वो आपका बच्चा हो या आपकी टीम का कोई सदस्य, तो यह याद रखें कि उनका दिमाग आपसे अलग है। धैर्य रखें और अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश करें। यह समझना कि हर दिमाग अलग है, हमें ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और एक बेहतर शिक्षक बनाता है। लेकिन एक चीज जो हम सबके दिमाग में एक जैसी है, हमारा दिमाग कुछ खास तरह की चीजों पर तुरंत ध्यान देता है, जबकि बाकी चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे दिमाग का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और कैसे हम इस राज का इस्तेमाल करके अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, ध्यान का नियम। बोरिंग चीजों के लिए हमारे दिमाग में जगह नहीं है। हमने ये जान लिया कि हर दिमाग की वायरिंग अलग होती है, लेकिन एक बात हम सब में समान है, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हमारा छठा ब्रेन रूल यही कहता है कि हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर कोई लेक्चर या कोई प्रेजेंटेशन उबाऊ है, तो आपका दिमाग कुछ देर बाद कहीं और भटक ही जाएगा। यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह आपके दिमाग का डिजाइन है। हमारा दिमाग एक समय में बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता। ये एक स्पॉटलाइट की तरह है जो एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर अपना ध्यान स्विच कर रहा होता है, और हर बार जब वो ऐसा करता है तो बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है और गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग किन चीजों पर ध्यान देता है? हमारा दिमाग उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिनमें भावनाएं शामिल हों या जो नई और अनोखी हों। याद कीजिए हमारे शिकारी पूर्वजों को। उनके लिए क्या जरूरी था? एक सरसराहट की आवाज जिसका मतलब शेर हो सकता है, पके हुए फल का रंग
जिसका मतलब खाना हो सकता है, किसी दूसरे इंसान के चेहरे का भाव, जिसका मतलब खतरा या दोस्ती हो सकता है। हमारा दिमाग आज भी इन्हीं सिग्नल्स पर सबसे पहले ध्यान देता है। भावनाएं ध्यान खींचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब किसी जानकारी के साथ कोई भावना जुड़ जाती है तो हमारा दिमाग उसे एक महत्वपूर्ण सिग्नल मानता है और उसे तुरंत थाम लेता है। यही वजह है कि हमें इमोशनल कहानियां, फिल्में या घटनाएं सालों तक याद रहती हैं, जबकि स्कूल की किताबों के फैक्ट्स हम भूल जाते हैं। जब कोई चीज हमें हंसाती है, रुलाती है या गुस्सा दिलाती है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन जैसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो ध्यान और याददाश्त को मजबूत करता है। तो इस नियम का हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप एक टीचर हैं या एक प्रेजेंटर हैं, तो अपनी बात को एक कहानी की तरह सुनाइए, उसमें भावनाएं डालिए, अपनी ऑडियंस को हंसाइए या उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कीजिए। डॉक्टर मडीना कहते हैं कि ज्यादातर लोग किसी भी प्रेजेंटेशन में 10 मिनट के बाद अपना ध्यान खो देते हैं। इसलिए हर 10 मिनट में कुछ ऐसा करें जिससे उनका ध्यान वापस आपकी ओर खिंच जाए। आप कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं या कोई मजेदार वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसे अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करें। उसे एक कहानी का रूप दें, उसे भावनाओं के साथ जोड़ें। इससे आपको वो जानकारी ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो याद रखिए, ध्यान एक कीमती संसाधन है। इसे बोरिंग चीजों पर बर्बाद मत कीजिए। अपनी बातचीत और अपने काम को इतना दिलचस्प बनाइए कि लोगों का दिमाग उस पर से अपना ध्यान हटा ही ना पाए। लेकिन सिर्फ ध्यान देना ही काफी नहीं है, उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखना भी जरूरी है। ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे हम सीखी हुई चीजों को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं? इसका जवाब हमारे अगले नियम में छुपा है। अध्याय नंबर 7, याददाश्त का नियम। दोहराने से ही यादें पक्की होती हैं। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि ध्यान कैसे काम करता है और हम किसी का ध्यान कैसे खींच सकते हैं। लेकिन एक बार जब हमें कोई जानकारी मिल जाती है तो उसे याद कैसे रखा जाए? यहीं पर हमारा 7वां ब्रेन रूल काम आता है, जो कहता है दोहराने से ही यादें पक्की होती हैं। हमारी याददाश्त कोई एक वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो हर चीज को हूबहू रिकॉर्ड कर ले। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो जानकारी हमारे दिमाग में बहुत ही नाजुक रूप में स्टोर होती है। अगर हम उसे दोबारा नहीं देखते या इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा दिमाग उसे गैर जरूरी समझकर कुछ ही घंटों या दिनों में मिटा देता है। ये बिल्कुल गीली मिट्टी पर लिखे नाम की तरह है, जो हवा के एक झोंके से मिट सकता है। इस याद को पक्का करने के लिए, यानी इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए, हमें उसे दोहराना होता है। जितनी बार हम किसी जानकारी को दोहराते हैं, हमारे दिमाग में उससे संबंधित न्यूरल कनेक्शन उतने ही मजबूत होते जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी पगडंडी पर बार बार चलने से वो एक पक्का रास्ता बन जाता है। लेकिन दोहराने का भी एक सही तरीका होता है। अगर आप एक ही दिन में किसी चीज को 100 बार रटने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपको कुछ समय के लिए याद हो जाए, लेकिन आप उसे जल्दी ही भूल भी जाएंगे। सबसे असरदार तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी अंतराल देकर दोहराना। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को सीखने के बाद कुछ समय के अंतराल पर उसे फिर से दोहराएं। पहली बार आप कुछ घंटों बाद दोहरा सकते हैं, फिर अगले दिन, फिर कुछ दिनों बाद और फिर कुछ हफ्तों बाद। हर बार जब आप उसे भूलने के कगार पर होते हैं और फिर से याद करते हैं, तो आपका दिमाग उस याद को और भी मजबूती से थाम लेता है। उसे सिग्नल मिलता है कि ये जानकारी वाकई में महत्वपूर्ण है और इसे सहेज कर रखना है। याददाश्त बनाने के प्रक्रिया में पहला कदम होता है एनकोडिंग, यानी जानकारी को दिमाग में सही तरीके से डालना। अगर आप किसी चीज को सीखते समय उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो ठीक से एनकोड ही नहीं होगी और आपको कभी याद भी नहीं रहेगी। इसलिए जब भी कुछ नया सीखें तो पूरे ध्यान के साथ सीखें, उसे विस्तार से समझें, ना कि सिर्फ रट्टा मारें। उसे अपनी पुरानी जानकारी के साथ जोड़ने की कोशिश करें। आप जो सीख रहे हैं उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। जब आप किसी और को समझाते हैं तो आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो अपनी याददाश्त को दोष देना बंद कीजिए। आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, शायद आपका तरीका गलत है। अगली बार जब कुछ सीखना हो तो उसे अंतराल देकर दोहराइए, उसे विस्तार से और ध्यान से एनकोड कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जानकारी को और भी शक्तिशाली तरीके से एनकोड कर सकें? क्या हम अपने सीखने के अनुभव को इतना यादगार बना सकें कि वो हमें आसानी से याद हो जाए? इसका राज हमारे शरीर में ही छिपा है। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8,
इंद्रियों का संगम। जितना ज्यादा महसूस करोगे उतना अच्छा सीखोगे। हमने याददाश्त के लिए दोहराने की शक्ति को समझा, लेकिन जानकारी को दिमाग में पहली बार में ही मजबूती से कैसे दर्ज किया जाए, इसका जवाब हमारे 8वें ब्रेन रूल में है, जो कहता है कि हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा दिमाग बाहरी दुनिया से जानकारी हमारी 5 इंद्रियों के जरिए ही लेता है: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम अक्सर सिर्फ 1 या 2 इंद्रियों का ही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर देखना, पढ़ना और सुनना, लेक्चर। लेकिन हमारा दिमाग तब सबसे अच्छी तरह सीखता है जब कई सारी इंद्रियां एक साथ काम कर रही हों। हर इंद्रिय से मिली जानकारी दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में प्रोसेस होती है। जब आप एक ही जानकारी को कई इंद्रियों से जोड़ देते हैं तो दिमाग में उस जानकारी के लिए कई सारे रास्ते बन जाते हैं। इससे वो याद ज्यादा मजबूत और ज्यादा आसानी से याद आने वाली बन जाती है। जरा एक गुलाब के फूल के बारे में सोचिए। आप सिर्फ गुलाब शब्द पढ़ें तो आपके दिमाग में एक सामान्य सा आइडिया आएगा, लेकिन अगर आपने असल में गुलाब देखा है, उसकी पंखड़ियों को छुआ है, उसकी मीठी खुशबू को सूंघा है, तो आपके दिमाग में गुलाब की एक बहुत ही मजबूत और गहरी छाप बन जाएगी। अगली बार कोई गुलाब कहेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो पूरा अनुभव जिंदा हो जाएगा। यही इंद्रियों के संगम की शक्ति है। वैज्ञानिक इसे मल्टीसेंसरी लर्निंग कहते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि जो छात्र मल्टीसेंसरी तरीकों से सीखते हैं, वे जानकारी को बेहतर ढंग से समझते हैं और उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो हम इस नियम का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे जोर जोर से बोलें। इससे आपकी देखने की इंद्रिय के साथ साथ सुनने की इंद्रिय भी शामिल हो जाएगी। जो कुछ आपने सीखा है उसके नोट्स हाथ से बनाएं। लिखने की क्रिया आपकी छूने की इंद्रिय को शामिल करती है। अगर आप कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में सीख रहे हैं तो उससे संबंधित तस्वीरें या वीडियो देखें। उस स्थान के बारे में सोचें, कल्पना करें कि वहां की हवा में कैसी गंध होगी, कैसी आवाजें होंगी। अपने सीखने के अनुभव को ज्यादा से ज्यादा वास्तविक और जीवंत बनाएं। कक्षा और ऑफिस की ट्रेनिंग को भी इसी सिद्धांत पर डिजाइन किया जाना चाहिए। सिर्फ लेक्चर देने के बजाय उसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन और विजुअल एड्स को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉफी ब्रांड के लिए काम करते हैं तो अपनी टीम को सिर्फ सेल्स के आंकड़े दिखाने के बजाय उन्हें असल कॉफी बीन्स को छूने और सूंघने का अनुभव दें। इससे उनका उस प्रोडक्ट के साथ एक गहरा कनेक्शन बनेगा। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीख रहे हों तो सोचें कि आप इसमें अपनी और कौन-कौन सी इंद्रियों को शामिल कर सकते हैं। अपने सीखने को एक बोरिंग काम नहीं, बल्कि एक मजेदार अनुभव बनाएं। लेकिन इन सभी इंद्रियों में से एक इंद्रिय ऐसी है जो बाकी सब पर भारी है। वो कौन सी इंद्रिय है जो हमारे दिमाग की आधे से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करती है और सीखने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है? इसका खुलासा होगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, दृष्टि का नियम। देखना ही विश्वास करना है। पिछले अध्याय में हमने मल्टीसेंसरी लर्निंग की बात की, लेकिन उन सभी इंद्रियों में एक सुपर हीरो है। वो है हमारी देखने की शक्ति, यानी विजन। हमारा 9वां ब्रेन रूल कहता है, दृष्टि बाकी सभी इंद्रियों पर भारी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे दिमाग की लगभग आधी ऊर्जा सिर्फ विजुअल जानकारी को प्रोसेस करने में खर्च होती है। हम शब्दों में नहीं, बल्कि तस्वीरों में सोचते हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कुत्ता, तो आपके दिमाग में क, ऊ, त, आ अक्षर नहीं आते, बल्कि एक कुत्ते की तस्वीर उभर कर आती है। हमारा दिमाग एक विजुअल प्रोसेसर है। हजारों सालों के विकास के दौरान हमारी देखने की क्षमता हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी थी। दूर से खतरे को पहचानना, खाने लायक फलों को ढूंढना और रास्ते याद रखना, ये सब हमारी आंखों पर ही निर्भर था। यही वजह है कि हमारा दिमाग लिखी हुई या बोली हुई जानकारी के मुकाबले तस्वीरों को हजारों गुना तेजी से प्रोसेस करता है और उन्हें कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। इस प्रभाव को पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट, यानी तस्वीर श्रेष्ठता प्रभाव कहते हैं। अगर आप किसी को कोई जानकारी सिर्फ बोलकर या लिखकर देंगे तो 3 दिन बाद उसे शायद उसका 10% ही याद रहेगा। लेकिन अगर आप उस जानकारी के साथ एक संबंधित तस्वीर भी दिखा देंगे तो उसे 3 दिन बाद 65% तक जानकारी याद रह सकती है। ये एक बहुत विशाल अंतर है। तो हम इस शक्तिशाली नियम का फायदा कैसे उठा सकते हैं? बहुत आसान है। अपनी बातों और अपने काम में ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपनी स्लाइड्स को लंबे लंबे टेक्स्ट से भरने के बजाय उनमें विशाल और प्रभावशाली तस्वीरों का इस्तेमाल करें।
एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये कहावत बिल्कुल सच है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ लिखे नहीं बल्कि छोटे-छोटे चित्र, डायग्राम्स और माइंड मैप्स बनाएं। इससे आपको जानकारी को व्यवस्थित करने और याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। जब आप किसी को कोई जटिल कॉन्सेप्ट समझा रहे हों तो शब्दों के साथ-साथ ड्रॉ करके समझाएं। इससे सामने वाले के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। आज की दुनिया टेक्स्ट से भरी हुई है, किताबें, ईमेल, रिपोर्ट्स, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। टेक्स्ट को समझना और सीखना दिमाग के लिए एक बहुत मेहनत का काम है। उसे पहले अक्षरों को पहचानना होता है, फिर उनसे शब्द बनाने होते हैं और फिर उन शब्दों का मतलब निकालना होता है। जबकि एक तस्वीर का मतलब दिमाग एक ही झटके में समझ लेता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को कुछ सिखाना या समझाना चाहें तो सोचें कि आप इसे दिखा कैसे सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन सबसे असरदार कम्युनिकेशन है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है जो हमारे दिमाग को प्रभावित करती है और वो है हमारा जेंडर। क्या पुरुषों और महिलाओं का दिमाग वाकई में अलग तरह से काम करता है? क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? चलिए जानते हैं हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 10, जेंडर का नियम। स्त्री और पुरुष का दिमाग अलग क्यों है? अब तक हमने दिमाग के उन नियमों की बात की जो ज्यादातर हम सब पर लागू होते हैं। लेकिन हमारा 10वां ब्रेन रूल एक ऐसे विषय पर है जो अक्सर विवादों में रहता है, और वो है जेंडर। डॉक्टर मेडिना बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पुरुष और महिला का दिमाग जेनेटिक और संरचनात्मक स्तर पर अलग होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक जेंडर दूसरे से बेहतर या कमतर है। दोनों की बुद्धिमत्ता बराबर है, लेकिन उनके दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने, भावनाओं को महसूस करने और तनाव पर प्रतिक्रिया देने में अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। सबसे मुख्य अंतर हमारे सेक्स क्रोमोसोम से आता है। महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में XY क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम पुरुष के शरीर और दिमाग के विकास को अलग दिशा देता है। उदाहरण के लिए, पुरुषों के दिमाग में एमिग्डाला, जो डर और आक्रामकता जैसी भावनाओं का केंद्र है, महिलाओं की तुलना में विशाल होता है। वहीं महिलाओं के दिमाग में भाषा और भावनाओं को समझने वाले हिस्से ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसका एक मुख्य असर ये होता है कि पुरुष और महिलाएं तनाव पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जब पुरुष तनाव में होते हैं तो वे अक्सर संघर्ष करो या भागो वाली प्रतिक्रिया देते हैं। उनका दिमाग समस्या के तार्किक समाधान पर फोकस करता है। वहीं जब महिलाएं तनाव में होती हैं तो वे टेंड एंड बिफ्रेंड यानी देखभाल करो और दोस्त बनाओ वाली प्रतिक्रिया देती हैं। वे सामाजिक समर्थन ढूंढती हैं, बात करना चाहती हैं और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहती हैं। यह हजारों सालों के विकास का नतीजा है, जहां पुरुषों की भूमिका शिकारी और रक्षक की थी और महिलाओं की भूमिका बच्चों की देखभाल करने और सामाजिक ताना-बाना बनाए रखने की थी। भावनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में भी अंतर होता है। महिलाएं भावनात्मक घटनाओं को ज्यादा विस्तार और सटीकता से याद रखती हैं। उनका दिमाग भावनात्मक संकेतों जैसे चेहरे के भाव और आवाज के लहजे को थामने में ज्यादा माहिर होता है। दूसरी ओर पुरुष अक्सर मुख्य तस्वीर या घटना के सार को याद रखते हैं। इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में। जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देख रहा है, तो गलतफहमियां कम होती हैं और सहानुभूति बढ़ती है। ये नियम हमें ये नहीं सिखाता कि हम स्टीरियोटाइप बनाएं, बल्कि ये सिखाता है कि हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करें। हर पुरुष और हर महिला अलग है, लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इस ज्ञान का इस्तेमाल हम बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर टीम वर्क और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कर सकते हैं। ये समझना कि आपका पार्टनर या सहकर्मी तनाव में आपसे अलग तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है, आपके रिश्ते को बचा सकता है। लेकिन चाहे हमारा दिमाग कितना भी अलग क्यों ना हो, हम सब में एक चीज समान है, एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति जो हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो क्या है? हम सब पैदाइशी क्या है? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 11, खोज का नियम। हम सब पैदाइशी वैज्ञानिक हैं। चाहे हमारा जेंडर कुछ भी हो, चाहे हमारे दिमाग की वायरिंग कितनी भी अलग क्यों ना हो, हम सब एक चीज के साथ पैदा होते हैं और वो है जिज्ञासा। हमारा 11वां ब्रेन रूल हमें याद दिलाता है कि हम सब प्राकृतिक खोज करता है, हम सब पैदाइशी वैज्ञानिक हैं। जरा एक छोटे बच्चे को देखिए।
वो हर चीज़ को छूना चाहता है, चखना चाहता है, फेंक कर देखना चाहता है कि क्या होता है। वो लगातार सवाल पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। वो दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। वो परिकल्पनाएं बनाता है, उन्हें टेस्ट करता है और नतीजों से सीखता है। यही सीखने का सबसे प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका है। हमारा दिमाग निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करने के लिए नहीं बना है। ये सक्रिय रूप से खोज करने, पैटर्न ढूंढने और समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है। जब हम खुद किसी चीज को करके सीखते हैं तो वो ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। गूगल पर किसी सवाल का जवाब ढूंढना जानकारी हासिल करना है, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए खुद सोचना, प्रयोग करना और गलतियां करना, ये असली सीखना है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम और समाज हमारी इस प्राकृतिक जिज्ञासा को दबा देता है। हमसे बताया जाता है कि चुपचाप बैठो, सुनो और जो बताया जा रहा है उसे रट लो। हमसे सवाल पूछने के बजाय जवाब देने की उम्मीद की जाती है। हमें गलतियां करने से डराया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम सीखना बंद कर देते हैं और सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। हम अपनी रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने की क्षमता खो देते हैं। तो हम अपनी इस खोई हुई जिज्ञासा को वापस कैसे जगा सकते हैं? सबसे पहले गलतियां करने से डरना बंद करें। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हर गलती आपको ये बताती है कि क्या काम नहीं करता और आपको सही रास्ते के एक कदम और करीब ले जाती है। दूसरा, सवाल पूछना कभी बंद ना करें। हमेशा क्यों और क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछें। अपनी धारणाओं को चुनौती दें। तीसरा, नई चीजें ट्राई करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कोई नई हॉबी शुरू करें, किसी नई जगह घूमने जाएं या कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपके विषय से बिल्कुल अलग हो। हर नया अनुभव आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनाता है। अगर आप एक पेरेंट हैं या टीचर हैं, तो बच्चों को जवाब देने के बजाय उन्हें सही सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें खुद से समाधान खोजने का मौका दें। उन्हें प्रयोग करने और गलतियां करने की आज़ादी दें। याद रखिए, हमारा दिमाग एक बर्तन नहीं है जिसे भरना है, बल्कि ये एक आग है जिसे जलाना है, और उस आग को जलाने का ईंधन है जिज्ञासा। लेकिन क्या उम्र के साथ ये आग बुझ जाती है? क्या हमारा दिमाग बूढ़ा होने पर सीखना बंद कर देता है, या फिर इस आग को हम जिंदगी भर जलाए रख सकते हैं? इसका जवाब है हमारे आखिरी और सबसे प्रेरणादायक नियम में। अध्याय नंबर 12, उम्र का नियम। आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारा आखिरी और 12वां ब्रेन रूल हमें एक बहुत ही आशावादी संदेश देता है। ये नियम कहता है कि हमारा दिमाग जीवन भर सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। ये एक आम धारणा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है, हमारी याददाश्त घटने लगती है और हम नई चीजें नहीं सीख सकते। ये बात कुछ हद तक सच है कि उम्र के साथ कुछ मानसिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता रखता है, जिसका मतलब है कि ये अपने अनुभवों के आधार पर अपनी संरचना और कार्य को बदल सकता है। आप जब तक जिंदा हैं, तब तक आपका दिमाग नए कनेक्शन बना सकता है। तो वो कौन लोग हैं जिनका दिमाग बुढ़ापे में भी तेज और सक्रिय रहता है? स्टडीज में पाया गया है कि इन लोगों में कुछ आदतें कॉमन होती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है आजीवन सीखते रहना। वे लोग जो लगातार अपने दिमाग को नई चुनौतियों से रूबरू कराते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या नई नई पहेलियां सुलझाना, उनका दिमाग ज्यादा स्वस्थ रहता है। इसे इस्तेमाल करो या इससे खो दो का सिद्धांत हमारे दिमाग पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। जैसा कि हमने व्यायाम के नियम में जाना, फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिमाग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाती है और नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करती है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। तीसरी आदत है सामाजिक रूप से मेल जोल रखना। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, बातचीत करना और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारे दिमाग के लिए एक बहुत अच्छी कसरत है। अकेलापन दिमाग के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि धूम्रपान। तो इस नियम का सार ये है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप अपने दिमाग को जवान और स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, एक्टिव रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए और अपने दिमाग को एक रोमांचक यात्रा पर रखिए। आपका दिमाग आपका सबसे कीमती तोहफा है और सही देखभाल के साथ ये जीवन भर आपका साथ दे सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अपने दिमाग के इस शानदार सफर पर? हमने ब्रेन रूल्स के 12 शक्तिशाली नियमों को जाना। हमने सीखा कि हमारा दिमाग एक शिकारी की तरह है जिसे चलने फिरने की जरूरत है। हमने व्यायाम की जादुई शक्ति को पहचाना और समझा कि नींद हमारे दिमाग का सुपर चार्जर है।
हमने जाना कि कैसे तनाव हमारे दिमाग का दुश्मन है और कैसे हर दिमाग अपने आप में अनोखा है। हमने ध्यान खींचने के राज सीखे और ये भी जाना कि दोहराने से ही याददाश्त मजबूत होती है। हमने अपनी इंद्रियों के संगम की शक्ति को महसूस किया और देखा कि कैसे तस्वीरें शब्दों पर भारी पड़ती हैं। हमने पुरुष और महिला के दिमाग के अंतर को समझा और अपनी पैदाइशी जिज्ञासा को फिर से जगाने का प्रण लिया। और अंत में हमने ये आशा भरा संदेश सुना कि हमारा दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, ये जीवन भर सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये नियम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के औजार हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनमें से किसी एक नियम को चुनें और उसे अगले 1 हफ्ते तक अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करें। चाहे वो रोज़ 30 मिनट की वॉक हो या 7 घंटे की पूरी नींद हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा तस्वीरों का इस्तेमाल करना हो, एक छोटा सा परिवर्तन भी बड़े नतीजे ला सकता है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा ब्रेन रूल सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किसे सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहेंगे। आपके कमेंट्स जानकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपने दिमाग की शक्ति को पहचान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरीज और सुनना चाहते हैं तो किताबी कास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते रहिए। धन्यवाद।